नमस्कार मेरे भाई, मैं सचिन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने इस संविधान के बारे में बात किया था कि संविधान क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि शासन क्या है, और फिर मैंने आपको बताया था कि संविधानवाद क्या है। तो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा और वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। आगे यहीं से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा व्यस्तता है, समय का अभाव है, जिसकी वजह से रेगुलर नहीं हो पा रहे। जल्दी आपसे रेगुलर रूबरू होने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए खेद है, फिर भी कंटिन्यू करेंगे कि जब जब समय मिले आपकी सेवा में प्रस्तुत हो सके। तो समय जय नहीं करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि राज व्यवस्था क्या है। तो पहले टाइटल लगा लेते हैं, संविधान और राज व्यवस्था। संविधान और राज व्यवस्था, ठीक है। लास्ट क्लास में एक लाइन में जल्दी से रिवीजन करता हूं। संविधान क्या है तो आप कहेंगे कि संविधान एक सिद्धांत है, एक दस्तावेज है, ठीक। और राज व्यवस्था क्या है, उसका व्यवहारिक रूप है, उसका व्यवहारिक रूप है। यानी संविधान एक सिद्धांत है तो राज व्यवस्था उसका व्यवहार है। संविधान अगर थ्योरी है तो राज व्यवस्था उसका प्रैक्टिकल है, ठीक है। और वो बताता है कि व्यवहार में शासन कैसे किया जाएगा। संविधान बताता है कि शासन कैसे करना है, लेकिन व्यवहार में कैसे करना है वो हमें कौन सिखाता है, राज व्यवस्था सिखाता है। तो आप एक लाइन में कहेंगे, पीछे की वीडियो आप रिवाइज करेंगे, आप एक लाइन में कहेंगे कि संविधान का अनुप्रयोग ही क्या है, राज व्यवस्था है। अर्थात संविधान का एप्लीकेशन राज व्यवस्था है। और आप कहेंगे कि जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसी का समग्र रूप क्या कहलाता है, राज व्यवस्था कहलाता है। तो मैं लिखता हूं, राज व्यवस्था इस संविधान का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग है। आगे, संविधान को व्यवहार में लागू करते समय जो विषय या मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसका समग्र रूप राज व्यवस्था कहलाता है, ठीक है ना। राज व्यवस्था कहलाता है। तो अब कहेंगे कि संविधान क्या है। संविधान दस्तावेज, संविधान थ्योरी है और राज व्यवस्था प्रैक्टिकल है। यानी संविधान को जब हम व्यवहार में लागू करेंगे तो जो विषय जो मुद्दे है ना उभर के सामने हमारे आएंगे उसी का समग्र रूप क्या कहलाएगा, राज व्यवस्था कहलाएगा। यानी संविधान को व्यवहार में लागू करने के लिए जिन आयामों की जरूरत पड़ रही है उन्हीं का समग्र रूप क्या कहलाएगा, राज व्यवस्था कहलाएगा। और आगे मैं लिखता हूं, आगे मैं लिखता हूं कि वो कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। तो आगे मैं लिखता हूं कि इसके निम्न आयाम होते होते जैसे पहला आप जानते हैं संसद का कानून, ठीक है ना, संसद का कानून। दूसरा
न्यायालय का निर्णय। तीसरा, संस्थाएं, ठीक है ना। और चौथा, अन्य धार्मिक, अन्य धार्मिक, राजनैतिक मुद्दे, ठीक है ना। अन्य धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे या जाति, धर्म, क्षेत्र आदि हो सकते हैं, ये आप कर लेंगे। या जाति, धर्म, क्षेत्र आदि आदि, ठीक है ना। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि, ठीक। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि तो संस्थाएं हो गई, और इनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी मुद्दे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, इन्हीं का समग्र रूप राज व्यवस्था कहलाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, मैंने सारी बातें लिखी है और मैंने कहा कि राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, और संविधान को व्यवहार में लागू करने के लिए है ना, जो विषय, जो मुद्दे उभर के आपके सामने आते हैं, उसी का समग्र रूप क्या कहलाता है, राज व्यवस्था कहलाता है। और वो मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, वो आयाम क्या क्या हो सकते हैं, तो आप जानते हैं कि वो आयाम में सबसे पहले संसद का कानून, है ना, सबसे पहले उसके बाद न्यायालय का निर्णय, उसके बाद संस्थाएं और संस्थाओं से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के मुद्दे, और इसके अलावा जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है आदि। ये तमाम चीजें जिससे जो जरूरत है हमारे लिए संविधान को लागू करने के लिए, इन तमाम चीजें की जरूरत पड़ती है, और इसके बिना हम संविधान का व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर सकते। और इन्हीं के समग्र रूप को हम क्या कहेंगे, राज्य व्यवस्था कहेंगे। स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए को लेके समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। और सबसे पहले लेते हैं संसद का कानून। संसद का कानून, ठीक है, संसद का कानून। एग्जाम्पल कोट करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 17, और ये कहता है अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता क्या है, एक दंडनीय अपराध है। तो आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, संविधान हो गया। अब इसका व्यवहार देखते हैं, इसका व्यवहार क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है ना। एक बी है, एक ए है और एक बी है। अब आप सब जानते हैं कि बी ने मैं लिखता हूं, बी ने ए पर अस्पृश्यता का आरोप लगाया, और आप सब जानते हैं कि ये अस्पृश्यता का आरोप लगाया और अस्पृश्यता सिद्ध हो गया कि भाई ए ने बी के साथ अस्पृश्यता किया है, तो क्या दंड देगा। और सबसे पहले दंड देने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता किस संदर्भ में है, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। या कोई व्यक्ति, या जैसे ए पे बी का आरोप है कि ए ने हमारे साथ छुआछूत किया है, तो अस्पृश्यता को किस संदर्भ में ले रहे हैं। क्या आप जाति के संदर्भ में अस्पृश्यता को ले रहे हैं कि जाति के आधार पर किसी को हीन मान के छुआछूत करना अस्पृश्यता कहलाएगा, या आप इसके परिभाषा के रूप में इसे डिफाइन करना चाहते हैं। कैसे आप सिद्ध करेंगे कि अस्पृश्यता क्या है और क्या आधार होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए अस्पृश्यता के। यहां पे हमारा संविधान मौन है। अगर आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 केवल कहता है कि छुआछूत अपराध है,
अस्पृश्यता करना जुर्म है, अपराध। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो कानून उसे दंड देगा। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या आर्टिकल 17 ये डिफाइन करता है कि अस्पृश्यता किस संदर्भ में होगा या किस संदर्भ में छुआछूत करना अपराध माना जाएगा? क्या अगर मान लीजिए अभी थोड़े कुछ दिनों पहले कोविड का माहौल चल रहा था, इसके अलावा आपने देखा चिकन पॉक्स है ना, मंकी पॉक्स, दुनिया भर के रोग आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कोविड पेशेंट है और मेरे पास आ रहा है और मैंने उसे छूने से मना कर दिया, अपने पास बैठाने से मना कर दिया, तो आर्टिकल 17 के आधार पर क्या मेरे ऊपर अस्पृश्यता का मुकदमा कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, इसे हमें तय करना होगा कि क्या वो कर सकता है। क्या ये अस्पृश्यता कहलाएगी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और मुझे लगता है कि उसे छूने से और मैं बीमार हो सकता हूं और मैं उसे मना कर दे रहा हूं कि नहीं भाई अभी तुम मेरे पास मत आओ, मेरे साथ मत बैठो, मत उठो, तो क्या वो मेरे ऊपर अस्पृश्यता कर सकता है? सबसे पहले तो ये हमें जानना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि हम जान गए कि अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ छुआछूत है और छुआछूत करना अपराध है, लेकिन किसके साथ छुआछूत करना अपराध है? क्या जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को हीन मान के मैं उसे अपने पास उठने बैठने से मना कर रहा हूं, यह अस्पृश्यता है? ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो आप जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 17 हमें नहीं बताता। अगर आप सब जानते हैं कि मान लीजिए कि सिद्ध हो गया कि ए ने बी के साथ छुआछूत किया है, वो जाति के आधार पे किया हो, धर्म के आधार पे, XYZ किसी भी फैक्टर के आधार पे किया हो, तो अगर सिद्ध हो गया कि अस्पृश्यता के, तो आप क्या दंड देंगे? और दंड के भी आप देखेंगे हमारे संविधान में दंड के भी कई सारे प्रावधान हैं, है ना। नेक्स्ट पेज लेते हैं। दंड के भी आप देखेंगे कई सारे प्रावधान हैं। एक आप सब जानते हैं, सबसे जो बड़ा दंड होता है इसे आप मृत्यु दंड कहते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि कारावास होता है। इसके बाद आप सब जानते हैं, है ना, कि आर्थिक दंड भी अपने देश में होता है, आर्थिक दंड होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि अमुक व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता किया, तो इसमें कौन सा दंड देंगे? क्या उसे मृत्यु दंड देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, उसे गोली से उड़ा देंगे? आप क्या दंड उसे देंगे? इसके अलावा कारावास देंगे। कितने साल का कारावास देंगे? कारावास में भी तो बहुत सारी चीजें, आजीवन कारावास देंगे, 10 साल का कारावास देंगे, 20 साल का कारावास देंगे, कितने समय का कारावास देंगे, 6 महीने का कारावास देंगे। आर्थिक दंड क्या है? अब देखते हैं कि जब हम बाइक चला रहे हैं तो रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है। आप जानते हैं कि ट्रैफिक का रूल नियम हमें फॉलो करना पड़ता है। कोई बिना हेलमेट के जा रहा है, कोई हेलमेट का जा रहा है, कोई 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, आगे पीछे सब सोना बाबू बैठे पड़े हैं, और आप अपने फॉर्म में जा रहे हो, एकदम नहा धो के टंच, एकदम मस्त। सब पीछे आप देखते हैं कि वहां पे आपने इधर उधर उचक उचक के बकलोलों के जैसे देखे। और ट्रैफिक हवलदार भी बड़े, मतलब आजकल आप जानते हैं कि बड़े निराले होते हैं, वो भी चुपचाप देखते रहते हैं कि क्या कर रहे, छुपे रहते हैं। और आपने देखा कोई है नहीं, 2 लोग निकल के पार हो गए ट्रैफिक को, और वो यमदूत के जैसे, है ना, आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। और आप देखते हैं कि वो क्या करता है। पहले तो आपका हाल चाल लेगा, चाबी निकाल लेगा, पूछेगा भाई कहां जा रहे हो इतना सज धज के बाबू, कहां जा रहे हैं? अरे रुको जरा, बताओ हाल चाल। और आप जानते हैं कि वो आपको फाइन मारेगा, 200, 400, 1000 रुपए, जो भी XYZ है। तो ये भी तो एक प्रकार का दंड है। तो अगर छुआछूत हो रहा है तो आप कौन सा दंड देंगे? ये हमारा संविधान प्रमाणित नहीं करता, ये हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। यदि प्रमाणित हो जाए कि अमुक व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता किया है, तो क्या दंड दिया जाएगा? इन तीनों दंडों में से सबसे पहले तो ये बात जाननी होगी, तभी तो हम निर्धारित करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे सुप्रीम कोर्ट या जजों के स्वविवेक पे छोड़ दिया जाए, तो फिर यहां पे बात फंसती है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने अस्पृश्यता किया तो अमुक जज ने उसे 1 वर्ष का कारावास दिया, और उसी सेम केस में दूसरे जज ने दूसरे व्यक्ति को 2 साल का कारावास दे दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। आगे पढ़ेंगे, डायसी ने विचारधारा दिया था कानून के शासन का। तो भारत में कानून का शासन है, और आप जानते हैं कि समानता भी है। तो फिर यहां पे विवाद होगा,
तो कुल मिला जुला के आप सब जानते हैं कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का क्या मतलब है और कितना दंड दिया जाएगा, तब तक हम आर्टिकल 17 को लागू नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसे लागू करते हैं, तो विवाद होगा और तब यहीं पे आता है संसद का कानून। तो पहला एग्जांपल हमने दिया है ना, यहीं पे आता है क्या, संसद का कानून आता है। तो देखिए संसद का कानून, संसद का कानून। और आप जानते हैं कि संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया 1955 में। ठीक, अभी इसका नाम परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा इसका कानून है SC ST एक्ट, ठीक है ना। कई सारे कानून हैं जिसे आर्टिकल 17 में व्यवहार से पढ़ेंगे। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया, अभी इसका नाम परिवर्तित हो गया, जो 17 में हम पढ़ेंगे इसे SC ST एक्ट आया। अब इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में जो संसद का कानून है, इसमें पूरे व्यवहारिक रूप में डिटेल से पार्लियामेंट ने डिफाइन किया है कि अस्पृश्यता क्या हो। वो बताता है कि SC के साथ या SC के पक्ष में, SC के पक्ष में किया जाने वाला भेदभाव जाति के आधार पर ही क्या माना जाएगा, अस्पृश्यता माना जाएगा। यानी SC व्यक्ति को जाति के आधार पर अगर आप हीन मान के उसके साथ छुआछूत कर रहे हैं तो अस्पृश्यता कहलाएगा। ये डिफाइन कौन कर रहा है, संसद का कानून कर रहा है। और यही क्या है, राज व्यवस्था है। तो आर्टिकल 17 हमारा सिद्धांत है, वो संविधान है और उसी का ये व्यवहारिक रूप है संसद का कानून, जो बताता है कि SC के साथ अगर जाति के आधार पर उस हीन मान के उसके साथ अगर छुआछूत किया जाएगा तो अपराध माना जाएगा। और ये बताता है कि कहां कहां छुआछूत होगा। ये बताता है कि नाई की दुकान पे, सार्वजनिक स्थान पे, आटा की चक्की पे, ठीक। और बताता है कि आपको क्या क्या दंड मिलेगा। 3 प्रकार के दंडों का प्रावधान किया है। 1000 अंतिम दंड जो कहता है 1000 रुपए तक का जुर्माना और 2 साल का कारावास हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। तो आर्टिकल 17 में डिफाइन करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आर्टिकल 17 संविधान है, जो यहां पे हमने देखा, ठीक है ना, ये संविधान है। और 1955 का आप सब जानते हैं, 1955 का अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ये राज्य व्यवस्था है, ठीक है ना, ये राज्य व्यवस्था है। तो अगर ए ने बी के साथ अस्पृश्यता किया है, छुआछूत किया है, अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कहता है कि पहली बार 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 6 माह तक की सजा हो सकती है। अगर दूसरी बार रिपीट करता है तो ये बताता है कि फिर 200 रुपए से 500 रुपए तक का जुर्माना होगा और 1 साल की सजा होगी। अगर तीसरी बार फिर ये रिपीट करता है तो ये बताता है कि 1000 तक का जुर्माना होगा और 2 साल की सजा होगी, या दोनों हो सकता है। और ये बताता है कि SC के साथ केवल, याद रखें, अस्पृश्यता SC के साथ, ST के साथ नहीं, OBC के साथ नहीं, जनरल के साथ नहीं, जाति के आधार पर केवल ST के साथ अगर छुआछूत होता है तो वो कानूनी अपराध है और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम उसे दंड देने की बात करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये संविधान है, ये राज्य व्यवस्था। क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे, ठीक है ना। दूसरा मैंने यहां पे लिखा, देखिए जरा, पहला क्लियर हो गया, दूसरा है न्यायालय का निर्णय। चलिए जरा इसको डिटेल करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आता है ना। न्यायालय देखिए सर, न्यायालय का निर्णय, ठीक, न्यायालय का निर्णय। आप जानते हैं कि एक हमारे पास अनुच्छेद है 21 और ये कहता है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन का अधिकार की बात करता है। और आप जाने कि संविधान में है तो ये संविधान है। तो आप जानते हैं कि केस आया
1978 में मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस आए। ठीक, पूछा गया कि भाई जीवन क्या है। आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। तो जीवन का क्या मतलब है? क्या केवल सांस लेना जीवन है? जीवन का क्या मतलब है? पूछा जाएगा ना कि जीवन का क्या मतलब है। तो आर्टिकल 21 बड़ा व्यापक है और इसी के तहत बड़े सारे आपके अधिकार हैं। इसी के तहत बड़े सारे अधिकार आपको दिए गए, पासपोर्ट रखने का अधिकार, और आप सब जानते हैं कि अपने पसंद का वर और वधु चुनने का अधिकार। ठीक, और आप जानते हैं कई सारे यहाँ पे आपको आर्टिकल 21 के तहत अधिकार दिए गए। जो आप आर्टिकल 21 पढ़ाएंगे तो बड़े विस्तार में चर्चा करेंगे। तो ये समझिए कि आर्टिकल 21 कहता है जीवन का अधिकार। तो जीवन का मतलब क्या है? कैसा जीवन होना चाहिए आपके पास, और किसे आप जीना समझ रहे हैं? क्या केवल सांस लेना जीवन है? ये भी कोई जीवन है? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब देखिए कि क्या मैं जीवित हूं, क्या मेरे पास जीवन है, तो डॉक्टर क्या करेगा? अपना आला साला लगा के और आप देखेंगे आपकी नाड़ी साड़ी चेक करके बता देगा हाँ सांस चल रही है, आदमी जीवित है। लेकिन अगर एक फिलोसोफर के पास जा रहे हैं, अरस्तु के पास जा रहे हैं, एक किसी दार्शनिक के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या ये जीवन है, मैं जीवित हूं, तो फटे पुराने हालत में जाएंगे तो आपको देख के कहेगा नहीं भाई ऐसा जीवन नहीं हो सकता। ये भी कोई जीवन है? न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कुछ नहीं, न सोना, न बाबू। क्या जीवन है यार? क्या जीवन? तो जीवन में हर मानव के नाते है ना, मानवीय जीवन होना चाहिए, और मानव होने के नाते वो जो चीज हमें जरूरत है, हमें आवश्यक है, वो हमारे पास होनी चाहिए। मानव होने के नाते अब आवश्यक का मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब कुछ भी मत समझिएगा ना, कुछ थोड़ी सी मर्यादा भी समझिएगा, वो समझ रहे हैं ना। तो रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सारी चीजें एक मानव होने के नाते आपको प्राप्त होनी चाहिए। और ये बात किसमें कहा गया? तो मेनका गांधी केस में कहा गया। और मेनका गांधी केस में कहा गया कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना ही राइट टू लाइफ है। जीवन का अधिकार के अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना, और वो सभी के सभी आयाम एक मानव होने के नाते जो जरूरी है वो आपको प्राप्त होने चाहिए। जीवन का मतलब ये है, यानी शिक्षा मिलना चाहिए आपको, स्वास्थ्य मिलना चाहिए आपको, रोटी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए, ये चीज। और इसी के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। अब सोचिए जरा कि आप घर से निकले और कोई जासूसी आपका कर रहा है, तो ये कोई जीवन है? हम अगर अपराधी हैं, अगर हमने क्राइम किया तो सरकार जासूसी कर सकती है। तो इसीलिए निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार माना गया। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आर्टिकल 21 क्या है? संविधान है। और मेनका गांधी केस क्या है? राजव्यवस्था है, राजव्यवस्था है। अभी एक और चीज लीजिए, आप जानते हैं कि 130वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन मोदी गवर्नमेंट ने किया, और आप जानते हैं कि 10% का लॉलीपॉप दिया, और संविधान में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6। और इनमें आप जानते हैं EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS का प्रावधान किया गया। आप जानते हैं कि आर्थिक आधार पर है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण, ये मोदी जी ने दिया, आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण। और आप जानते हैं कि भैया भारत में वोट बैंक की राजनीति चलती है। अच्छा, सवर्ण पाके बड़े खुश हो गए। अरे पहले पता तो करो भैया कि EWS में कितने लोग आ रहे हो। 8 लाख रुपए आय बताई गई, 5 एकड़ तक से कम जमीन बताई गई। तब देखो 8 लाख आय का मतलब घर में एक सरकारी नौकरी हो, 70,000 रुपए कम से कम पर मंथ आने चाहिए, तभी तो 8 लाख के आसपास पहुंचेंगे। आपको बताएं कि 80% पॉपुलेशन जो सवर्ण है, 80% इनकी जनसंख्या EWS में आ रही है। अब बताइए, फिर वही तो बात हो गई कि पहले भीड़ 100 लोगों की थी, अब 80 लोगों की है, तो कहां भीड़ कम हो रही है? अरे इससे तभी तो लाभ होगा जब 20 लोग को मौका मिलेगा, 80 लोग को पीछे ढकेला जाएगा।
हम आरक्षण में समझेंगे, ये आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी तो बड़े चर्चा में रहा। ये पूरा इतिहास इसका देखेंगे। इंदिरा साहनी दूसरा केस आया और जिसमें भी आपने देखा 5 जजों की पीठ, खंडपीठ बैठी और जिसमें 3-2 से आरक्षण को सही ठहराया। और आप जानते हैं कि ये क्या है, ये न्यायालय का निर्णय क्या है, ये राज्य व्यवस्था है। ये क्या है, राज्य व्यवस्था। तो ईडब्ल्यूएस को बड़े डिटेल में समझेंगे कि क्या है ईडब्ल्यूएस, आरक्षण क्या है, हमारा मत क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार बताता है और इसके संदर्भ में मेनका गांधी की, ठीक, ये जो संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन के एवज में 2 आर्टिकल जोड़े गए, 15 क्लोज 6, जो आपको आर्टिकल 15 में आप जानते हैं 6 खंड है और आर्टिकल 15 कहता है कि आपको शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की बात करता है, ठीक, छूट की बात करता है। आर्टिकल 16 में आप सब जानते हैं सरकारी नौकरी में आरक्षण की हम बात करेंगे, ठीक। इसी में 2 क्लोज जोड़ा गया और जिसमें 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण की बात कही गई और कहा गया कि इसे क्या किया जाएगा। अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहरा दिया, अर्थात ये लागू हो गया है। तो आरक्षण देना बहुत बड़ी बात नहीं है, बात एजुकेशन देना है, बात एजुकेशन देना है, बात सही तरीके से कानून को इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये इसका व्यवहार है और व्यवहार को हम क्या कह रहे हैं, राज्य व्यवस्था के। क्लियर है, यहां तक बात ठीक है। अब चलिए, अब एक मैंने लास्ट, अब यहां पे हम देखते हैं क्या क्या हमने कवर किया। ये हमने दूसरी बातें सीखी। तीसरी बातें क्या है, संस्थाएं, ठीक है ना, संस्थाएं। मैं लिखता हूं और आप भी लिख लेंगे, संस्थाएं। और पहला होता है संवैधानिक संस्था, दूसरा होता है असंवैधानिक संस्था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है ना, गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था। तो 3 प्रकार की संस्थाएं होती है, ठीक है, 3 प्रकार की संस्थाएं होती है। अब आप जानते हैं कि संवैधानिक संस्था क्या है। वे संस्था या वे संस्थाएं जो संविधान द्वारा सृजित है और जिनसे संबंधित संविधान में अनुच्छेद एक मिनट ऊपर कर ले, वो थोड़ा ऊंचा है मुझे। जिससे संबंधित संविधान में अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है। क्लियर है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको
अनुच्छेद है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तब जानते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। और आप सब जानते हैं कि ये आर्टिकल 324 में, 324 में, ठीक है ना। दूसरा, भारत का वित्त आयोग, और ये आप सब जानते हैं 380 में, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, वित्त आयोग 380 मेरे भाई 280 में, ठीक है ना। 200 से लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। असंवैधानिक संस्था, वे संस्थाएं जो या जिन्हें संविधान मान्यता नहीं देता, मान्यता नहीं देता, जो संविधान विरोधी है, जो कैसी है, संविधान विरोधी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नक्सलवादी संस्था, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा बब्बर, या खालिस्तानी संस्था, ठीक है ना, खालिस्तानी संस्था, ठीक। आगे इसमें मैं लिख देता हूं, वे संस्था जो या जिसे संविधान ने सृजित नहीं किया, लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, पूरा करती है, ठीक है ना। संविधान के आदर्शों को क्या करती है, पूरा करती है, ठीक है ना, आदर्शों को पूरा करती है। और इसमें अगर मैं लिखूं तो ये 3 प्रकार की होंगी, या 2 प्रकार बना लेते हैं, 3 ही कर लेते हैं। एक आप जानते हैं कि विधिक संस्था, ठीक है ना, या इसे आप सांविधिक कहेंगे, मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, सांविधिक भी कहते हैं, है ना, इसे विधिक भी कहते हैं, ठीक। तो यही है, विधिक हो गया, सांविधिक हो गया, जो आपको कहना है, या कानूनी हो गया, ठीक, एक ही बात है, विधिक, सांविधिक या कानूनी। दूसरा होता है कार्यकारी, और तीसरे में आप लिख लेंगे अन्य, ठीक। अब विधिक में आप क्या लिखेंगे, वे संस्था जो संसद या विधायिका, है ना, संसद या, मैं बोल देता हूं, आप सुन लेंगे, है ना, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पे जगह नहीं है, कोशिश कर रहा हूं, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक। अरे यार, लेफ्ट राइट फोक कर रहा हूं, क्या कर, ठीक है, कोई बात नहीं। वे संस्था आप लिख लेंगे, है ना, वे संस्था जो विधायिका,
ठीक है, या संसद के कानून से निर्मित, के कानून से। ठीक, कार्यकारी में वे संस्था जो राष्ट्रपति, वे संस्था जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका, ठीक है ना, कार्यपालिका के कानून से निर्मित है। ठीक, तो फिर से मैं समझाता हूं, देखिए जरा, संस्थाएं में देखेंगे तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। एक होता है संवैधानिक संस्था, एक होता है ना असंवैधानिक संस्था, एक होता है गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, संवैधानिक संस्था का मतलब वे संस्था, आपको दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर। संवैधानिक संस्था का मतलब वे संस्था जो संविधान द्वारा सृजित है, यानी जिसका उल्लेख है संविधान में, जिससे संबंधित हमारे पास है अनुच्छेद, वे सभी संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का निर्वाचन आयोग ये एक संवैधानिक संस्था है, भारत का वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग आप सब जानते हैं कि ये क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है। भारत का वित्त आयोग भी क्या है, संवैधानिक संस्था है, जो आर्टिकल 280 में। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे असंवैधानिक संस्था, वे संस्थाएं जिन्हें संविधान मान्यता नहीं देता। सामान्यतः ये आप जानते हैं संविधान विरोधी है, लेकिन फिर भी भारत में सक्रिय है। कई सारे आतंकवादी आप देखते हैं कि है ना, एक आतंकवादी संगठन बाबर खालसा या बब्बर खालसा, कई सारे आतंकवादी मारे जाते हैं, फिर ये संस्थाएं सक्रिय रूप से काम करती हैं। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भारत में इतने सारे घुसपैठी कहां से आ जा रहे हैं। आप देखेंगे कि खालिस्तान को लेके बड़ा उपद्रव होता है, मांग होता है जगह, और समय समय पे लोग सक्रिय भी हो जाते हैं। तो ये संस्थाएं संविधान के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी देश में सक्रिय है, संविधान इन्हें मान्यता नहीं देता। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जितने भी आतंकवादी नक्सलवादी संस्थाएं हैं, संगठन है, वो सब असंवैधानिक संगठन में आएंगे। गैर संवैधानिक संस्था अर्थात वे संस्थाएं जिनका सृजन संविधान ने नहीं किया है, बल्कि संसद के कानून से या कार्यपालिका के कानून से हुआ है, उसे आप गैर संवैधानिक संस्थाएं कहेंगे। और ये आप जानते हैं कि संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, जरूरतों को पूरा करती है। जैसे मैंने कहा कि नीति आयोग, अब देखें नीति आयोग, नीति आयोग एक, नीति आयोग, एससी एसटी आयोग, महिला आयोग, ये सब कैसी संस्था है? क्या हमारे संविधान में इनका उल्लेख है? नहीं ना, लेकिन हमारे संविधान के आदर्शों को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू हुआ, इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में आए और हमारे जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो आप सब जानते हैं कि ये नीति आयोग बना और 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ नरेंद्र दामोदर दास के कार्यकाल में। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हमारे संविधान में पूछे किस आर्टिकल में है, कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं। ठीक, अब गैर संवैधानिक संस्था को 3 भागों में हमने बांटा। विधिक संस्था, विधिक संस्था, कानूनी संस्था, सांविधिक संस्था, मतलब एक ही है। वे संस्थाएं जो संसद के कानून से, विधायिका के कानून से निर्मित हैं, उसे आप सब जानते हैं कि विधिक, कानूनी या सांविधिक संस्था कहेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक है ना, एससी एसटी एक्ट। तो जितनी भी संस्थाएं हैं जो कानून, संविधान, जो संसद के कानून से बनी है या विधायिका के कानून से बनी है, उसे हम विधिक संस्था कह रहे हैं। कार्यकारी संस्था, कार्यकारी संस्था में वे संस्थाएं जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका, कार्यपालिका इन द सेंस मंत्री परिषद के परामर्श से, सलाह से बनी है, उन्हें हम कार्यकारी संस्था कहेंगे। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग। और अन्य में आप सब जानते हैं, अन्य में जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और कोई किसान अपना यूनियन बना लेता है, तो ये सभी संस्थाएं कैसी होंगी? अन्य होंगी। तो ये राज्य व्यवस्था, ये राज्य व्यवस्था। अगर आप केवल इसको छोड़ते, संवैधानिक को छोड़ते, इसको छोड़ते, तो बाकी ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये राज्य व्यवस्था है। और आप सब जानते हैं कि संविधान को लागू करने में ये जो एक महत्वपूर्ण आपको दिख रहा है, अच्छा उधर कट रहा है क्या? संविधान क्या दोस्तों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये राज्य व्यवस्था है, समझ रहे ना? इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं।
आपके लिए। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ये क्या है? ये राज व्यवस्था है, ये संविधान है। ठीक है, संविधान। तो अगर इसे हम छोड़ दें तो क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है तो इसे हम इसलिए छोड़ दिया, तो ये राज व्यवस्था है। तो आपसे कोई पूछ ले कि क्या है पॉलिटी और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप एक लाइन में आंसर करेंगे कि संविधान दस्तावेज है। संविधान क्या है? दस्तावेज है, रूल ऑफ लॉ। और राज व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, और संविधान को लागू करने में जो विषय, जो मुद्दे उभर के सामने आते हैं, उन्हीं का व्यवहारिक रूप या उन्हीं का समग्र रूप राज व्यवस्था कहलाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें हो गई। अब देखते हैं कि अब क्या मैंने लिखा था, ये हमारा मेन पेज है। तो अगला हमने लिखा था, ये भी हमने क्लियर किया, चौथा अन्य। अन्य में मैंने जाति, धर्म, क्षेत्र, ये सारा लिखा था। आप जानते हैं कि चुनाव में खूब देखने को मिलता है, हमारा संविधान मना करता है कि जाति, धर्म आदि पे बात हम, मतलब आदि पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको हम टारगेट नहीं करेंगे, मुद्दा नहीं बनाएंगे। लेकिन आप देखिए आज पर्टिकुलर हर एक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, सबके अपने अपने जाति के आधार पे वोट बैंक है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। आप जानते हैं कि अगर सपा है तो किस जाति के द्वारा उसे वोट दिया जाएगा, भाजपा है तो कौन सी जाति उसे वोट देगी, बसपा है तो कौन सी पार्टी उसे वोट देगी, कांग्रेस है तो कौन सी, है ना, जाति उसे वोट देगी। तो हर एक पार्टी का जाति निर्धारित है। ठीक, सबको पता है कि सपा अगर आती है तो किस जाति के द्वारा, अगर भाजपा आती है चुनाव में तो किस जाति के द्वारा, अगर कांग्रेस है तो कौन सी जाति के द्वारा, अगर बसपा है तो कौन सी जाति के द्वारा, सबका फिक्स है, सबको सब पता है और हो भी रहा है। यादव, अहीर, भूमिहार, क्षत्रिय, ठाकुर, मतलब दुनिया भर की चीजें हो रही है। कोई एजुकेशन पे बात नहीं, कोई शिक्षा पे बात नहीं, रोजगार पे बात नहीं, जाति पे, धर्म पे। अब तक धर्म के खूब मुद्दे उठाए जाते हैं, हिंदू मुसलमान खूब होता है चुनाव में, क्योंकि राजनेता जानते हैं जिस दिन धर्म जाति खत्म उस दिन राजनीति खत्म, उस दिन राजनीति खत्म। ठीक, तो ये सभी के सभी चीजें क्या हैं? ये भी तो व्यवहार में ही है। संविधान तो नहीं कहता है, लेकिन व्यवहार में आप और हम, यह राजनेता इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? जाति का प्रयोग होता है, धर्म का प्रयोग होता है, क्षेत्र के आधार पे राजनीति खूब हो रही है। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो हर जगह मंदिरों पे, मस्जिदों पे, मतलब हर जगह मस्जिदों पे आएंगे तो फला, आएंगे तो चिला, और यहां तक कि शमशानों पे भी लिख दिया और जोर जोर से फोर्स देके कह रहे हैं कि इस बार तो फला आएंगे। तो ये चीजें होती है। ठीक है ना? तो मेरे भाई एक लाइन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि संविधान और राज व्यवस्था, संविधान दस्तावेज है और राज व्यवस्था उसका व्यवहार है। संविधान थ्योरी है, राज व्यवस्था उसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सारी बातें हमने एक्सप्लेन की, अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो हम नेक्स्ट कक्षा में आपसे मिलेंगे और पढ़ेंगे। देखो, हो सकता है कि मैं कल एक वीडियो डालूं आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का। ठीक है ना? उसमें एडवेंचर्स ऑफ यूरोपियन पे मैं बात करूंगा कि कैसे पुर्तगाली भारत में आते हैं और क्या क्या क्रियाकलाप होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्यूरी होती है, कोई कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है तो आप संभाल लेंगे। ठीक है ना? तो आज यहीं तक रखते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। फिर इसी अंदाज में आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।